लेकिन पेपर सिंपल है आज का, एनसीईआरटी बेसी है ज्यादा। चलो बात करते बेटा, ध्यान दे इधर। ये क्या लिखा है सर? वैसे पढ़ने की जरूरत है क्या? ये पढ़ने की जरूरत वैसे है नहीं। इन्होंने बोला कि आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने करेंगे, नुकसान है आपका। आप वो ब्रीडिंग वाला प्रोसेस यूज करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन वाला, तो भी आपको इतना रिजल्ट नहीं आएगा। तो आपके पास सॉल्यूशन क्या है? खेती में सॉल्यूशन क्या है? क्रॉप को बचाना है इंसेक्ट से, क्रॉप को बचाना है पेस्ट से, क्रॉप के ग्रोथ भी होना चाहिए, क्रॉप ऐसे खतरनाक एटमॉस्फेयर में जिंदा भी रहना चाहिए। कभी सूखा आता है, कभी बाढ़ आती है, कभी मौसम और चेंज होता है, तो ऐसे में क्या सॉल्यूशन है आपके पास? आपके पास सॉल्यूशन है बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या सॉल्यूशन है? मतलब आपके पास सॉल्यूशन है बायोटेक। आप बायोटेक की हेल्प ले सकते हो ताकि आप पौधों को बचा सके। इसलिए हमने वहाँ पे फिर प्रोड्यूस किया है एक कंसेप्ट जिसका नाम है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। कौन सा प्लांट बनाया हमने? कौन सा प्लांट बनाया हमने? ऐसा प्लांट है जिसके अंदर हमने बाहर से जीन ऐड किया जो हमें चाहिए। हमें जो चाहिए वो जीन हमने ऐड किया। ऊपर फैन शुरू है ना, तो फैन में बैठी है ना वो, फैन की जरूरत है क्या? तो आगे बैठो फिर, जिनको जरूरत नहीं पीछे बैठ जाओ। अच्छा मैं डक्टिन नहीं लगाया मैंने। तुमको सर्दी हो तो फैन में मत बैठो। सर बायोटेक क्या करेगा? 3 पॉइंट पढ़ ले, आईएमपी कर। बायोटेक क्या करेगा? 3 पॉइंट पढ़ लो। मतलब तूने अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाया तो उसका फायदा क्या है सर? ये फायदे हैं। क्या पूरा फायदा है? पहला मतलब इट रेजिस्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। दूसरा क्या है श्रीवास्तव? हम्म, क्या करेगा? हाँ, अगर आप बायोटेक यूज कर रहे हैं तो आप केमिकल के भरोसे रहेंगे क्या? तो फार्मर केमिकल का यूज कम करेगा। तीसरा क्या है रिद्धि? मतलब हार्वेस्ट मतलब, हार्वेस्ट मतलब, हाँ, जैसे तुमने खेत में सोयाबीन निकाला, क्या हुआ वो? मतलब जो क्रॉप है वो बन के रेडी है, गेहूं बन के रेडी है, सोयाबीन बन के रेडी है, उसके बाद क्रॉप पूरा पकने के बाद, बनने के बाद जो प्रक्रिया, उसको हार्वेस्ट बोलते हैं अपन। एक मशीन का नाम है हार्वेस्टर, सुना होगा तुमने। हाँ, तो सर जो क्रॉप बनने के बाद बड़ा नुकसान होता है खेती में, है ना? कहीं चूहे का उसको खा लेते हैं, कोई कीड़ उसको खा लेती है। तो ये ना हो इसलिए बायोटेक का यूज हमें करना है बेटा। ये 3 पॉइंट टिक कर लेना। ये क्या है सर? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के फायदे क्या है? ये फायदे हैं 3। उसके बाद गोल्डन राइस को आईएमपी करना। गोल्डन राइस आता है एग्जाम में, पता है ना गोल्डन राइस कौन है? गोल्डन राइस जिसके अंदर एक जीन है हमने ऐड किया है, जिससे तुमको गोल्डन राइस खाने से क्या मिलेगा? थोड़ा ठंडी हंसते का। गोल्डन राइस खाने से क्या मिलेगा? विटामिन ए मिलेगा। हालांकि गोल्डन राइस में विटामिन ए नहीं रहता, गोल्डन राइस में कैरोटीन रहता है। क्या रहता है?
बीटा कैरोटीन क्या रहता? तो तुमने वो चावल खाया, तुमने चावल खाया मतलब गोल्डन राइस खाया। हाँ, कितनी अमेज बात है, हम सोने वाले चावल खा रहे हैं, गोल्डन राइस। किसी को बताते वक्त क्या है, आज मेहमान आने वाले, क्या खाने वाले हो? गोल्डन राइस। दावत पे बुलाएंगे, गोल्डन राइस। बासमती के बाद यही राइस आता है ना, गोल्डन राइस। सर इससे तुमको विटामिन ए मिलेगा। ओके। ऑल्सो ये जो लास्ट वाला चीज है, जीएम यूज टू क्रिएट द टेलर मेड प्लांट। टेलर मेड का मतलब है बनाई वाला, जो हमने प्लांट को बनाया। जैसे टेलर कपड़े को बनाता है, सूट बूट बनाता है वैसे ही तूने प्लांट को बनाया तो प्लांट का टेलर हो गया। तूने प्लांट में मॉडिफिकेशन किया तो टेलर हो गया, प्लांट को बनाने वाला। सो जीएम यूज टू क्रिएट द टेलर मेड प्लांट टू सप्लाई द अल्टरनेटिव रिसोर्स, जैसे स्टार्च है, फ्यूल है, फार्मास्यूटिकल एक्सेट्रा टू इंडस्ट्री। इसका सिंपल मीनिंग है, तूने पौधे को इंडस्ट्री बनाया, पौधे को इंडस्ट्री बनाया। पौधे के अंदर तू क्या क्या प्रोडक्ट ले सकता है? फॉर मतलब ड्रग्स ले सकता है हम, मतलब पौधे से तू क्या क्या बना सकता है, पौधे के अंदर तू क्या क्या बना सकता है? स्टार्चेस और फ्यूल। तूने कहीं नाम सुना है बायोडीजल? बायोडीजल मतलब ऐसे सीड बने हैं जो काम कर रहे हैं पेट्रोल का, मतलब उस सीड में ऐसा ऑयल है जिससे गाड़ी चल सकती है। सीड में ऐसा ऑयल है, एक प्लांट है जेट्रोफा करके, एक सीड है जिसमें ऐसा ऑयल है जिससे गाड़ी चलेगी। दैट इज कॉल्ड एज बायोफ्यूल। वही बात कर रहे हैं फ्यूल्स की वो। ओके। तो पौधे के अंदर तू ऐसे प्रोडक्ट मिला सकता है, जैसे एग्जांपल तूने कोई सीड खाया, तुझे वैक्सीन मिल जाएगा। तुझे क्या मिल जाएगा? वैक्सीन मिल जाएगा। उसको एडिबल वैक्सीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाँ। तूने कोई सीड खाया, उसमें तूने कोई ड्रग्स क्रिएट किया है खुद होके जीन से। ओके सर। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो है, पता है? ये टोमेटो हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्यों बनाया? ताकि इसकी लाइफ बढ़ सके। पहले ये 4 दिन में खराब होता था, अब ये 15 दिन के बाद खराब होता है। खराब का मतलब पता है? पल्पी होता है वो टोमेटो। क्या हो जाते हैं? जल्दी पल्पी हो जाते हैं। उसका भी एक कारण है, बताऊंगा मैं आगे। चलो, हो गया सर अभी। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे बीटी कॉटन के बारे में। बीटी के बारे में बात करेंगे, यहाँ से बात शुरू हो चुकी है बीटी के बारे में। मेरी बात 1 बाय 1 समझो। सुन बेटा, एक बैक्टीरिया है, नाम क्या उस बैक्टीरिया का? बैक्टीरिया का नाम क्या है? ये बैक्टीरिया एक टॉक्सिन बनाता है, उस टॉक्सिन का नाम? ये बैक्टीरिया एक जहर बनाता है, उसका नाम? और इस जहर की वजह से कौन मरता है? इंसेक्ट। इस जहर से कौन मरता है? इंसेक्ट। रिपीट करो, बीटी कौन है? इट प्रोड्यूस व्हाट? उससे कौन मरेगा? मतलब ये जो बीटी नाम का बैक्टीरिया है, ये इंसेक्टिसाइडल है। कौन है ये? इंसेक्ट को मारने वाला कौन? तो बीटी कौन हुआ? इंसेक्टिसाइडल हुआ ये बैक्टीरिया। बड़ा खतरनाक बैक्टीरिया होता है ये। हाँ सर, इतनी बात समझ में आ गई। देन नेक्स्ट, इन्होंने ऐसा बोला है कि आपने बोला सर अभी अभी ये बीटी नाम का बैक्टीरिया है। सर आपने बोला अभी अभी ये बीटी नाम का बैक्टीरिया है, वो जहर बनाता है। जहर का नाम क्या है? बीटी टॉक्सिन। बराबर है? तो सिंपल सी बात है, इस बैक्टीरिया के अंदर जहर बन रहा है, मतलब बैक्टीरिया के अंदर कुछ ना कुछ तो होगा जो जहर बना रहा है। कौन बना रहा होगा? ऑब्वियसली सर, इस बैक्टीरिया के अंदर कौन मौजूद है बेटा? जीन। और वो जीन क्या बना रहा है? जहर। तो तुझे काम जहर से नहीं है, जीन से है। तुझे काम जीन से है, हाँ, जो जहर बना रहा है। तो एक काम कर, ये बैक्टीरिया ले, बैक्टीरिया में से जीन को बाहर निकाल। पता है ये जीन कौन है? वो जीन है जो उस जहर को बनाता है। इस जीन का नाम है क्राइजीन। कौन सा जीन? जो रुलाता है इंसेक्ट को। क्राई का मतलब क्रिस्टलाइन होता है एक्चुअली। क्राई का मतलब क्या है?
क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है वो। तो सर ये जीन जो है इसका नाम क्या है? क्रायोजीन। बेटा एक काम कर, इस जीन को बाहर निकाल और सीधा किसी पौधे के अंदर ऐड कर इसको, किसी पौधे के अंदर ऐड कर इसको, इस जीन को ऐड कर किसके अंदर? पौधे के अंदर। अब बता क्या होगा? ये जीन पौधे के अंदर गया, वहां जाके ये जीन क्या बनाएगा? मतलब टॉक्सिन बनाएगा। क्या बनाएगा? अब बता ये प्लांट क्या हो गया? ये प्लांट हो गया पूरी तरह से इंसेक्टिसाइडल। क्या हो गया? ये प्लांट हो गया जहरीला। जो जो इंसेक्ट इसको खाएगा वो इंसेक्ट मर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या बन के रेडी है? टॉक्सिन। समझा तुझे? और इस पौधे का नाम भी अब हो चुका है बीटी प्लांट। कौन सा प्लांट? अगर ये कॉटन का पौधा रहा तो बीटी कॉटन, ब्रिंजल का रहा तो क्या सर इससे हमें नुकसान नहीं होता? हमें इतना नुकसान नहीं होता, हमें इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन जब बहुत मात्रा में हो जाता है तो नुकसान होता है। तो वो क्या लगता है, तुम जो सब्जियां खा रहे हो बहुत साफ है, 24 कैरेट गोल्ड की है वो? 24 कैरेट का मतलब जानते हो तुम? प्योर। तुम जो सब्जियां खा रहे हो क्या प्योर है वो? उस पर कितना टॉक्सिन है पता है तुझे? रोज खा रहे हो तुम, तुम्हारे अंदर रोज पेस्टिसाइड जा रहा है, केमिकल्स। चाहे तुम धनिया खाओ, पालक खाओ, कुछ भी खाओ, तुम्हारे अंदर रोज जहर जा रहा है, क्योंकि उनके ऊपर ये स्प्रे मारना पड़ता है कीड़ों की वजह से। उससे नहीं तुम मर रहे तो इससे मरेंगे क्या? मतलब मैं मरने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि जब कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है तो दिक्कत होती है, कैंसर भी हो सकता है। तुम घर में गुड नाइट जलाते हो, क्या वो मच्छर को मारता है सिर्फ? नहीं, वो तुमको भी मार सकता है, लेकिन एक कॉन्सेंट्रेशन के बाद। धीरे धीरे स्लो पॉइजन है वो भी, ऐसा नहीं कि वो अच्छा है, वो भी एक स्लो पॉइजन है। जितने भी इंसेक्ट मारने की दवाइयां है ना, वो इंसान के लिए भी हानिकारक है, लेकिन उसका एक कॉन्सेंट्रेशन होता है ऐसा। हमारे लिए भी वो हानिकारक है, धीरे धीरे डिसीज होता है हमें उससे। हाँ सर ये बात समझ में आ गई। उन्होंने क्या बोला तो बीटी जीन के बारे में? बेटा अभी तक बता कौन कौन से पौधे को तूने जीन ट्रांसफर किया है? ये टिक कर लेना। ये पौधे तूने इंसेक्टिसाइडल बना लिए हैं, इसके अंदर तूने जीन शिफ्ट किया है अभी तक, इसके अंदर तूने जीन शिफ्ट किया है। सिर्फ इतना है बेटा कि इनको हम खा नहीं सकते, उससे हर एक के बस की बात नहीं है, किसी को एलर्जी हो सकती है इससे, उस जीन से किसी को एलर्जी हो सकती है और किसी को नहीं हो सकती। वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी किस तरह रिएक्ट करती है, आपका डीएनए इसको कैसे रिएक्ट करता है, इसको टोमेटो को, पोटैटो को, या ब्रिंजल को, या सोयाबीन को। ये हर एक की बॉडी का डिफरेंस होता है। किसी की बॉडी अगर बहुत सेंसिटिव है तो बीटी बीटी टोमेटो नहीं खा सकता, वो रिएक्ट करेगा जल्दी। ओके। एक सर्वे में ऐसा भी आया है, मैंने सुना है एक पेपर में, कि जो बीटी कॉटन होता है, इस कपास के जो कपड़े बनते हैं, जो कपड़े बनते हैं इस कॉटन के, वो भी स्किन के लिए थोड़े डैमेज होते हैं, वो भी स्किन के लिए थोड़े एलर्जिक होते हैं। ऐसा भी एक पेपर में मैंने पढ़ा था। मैंने उसके ऊपर डिटेल में नहीं पढ़ा, लेकिन ये जानकारी मैंने वहाँ पे रीड किया था कि जो बीटी कॉटन से कपड़े बनते हैं उस कॉटन का स्किन पे असर हो सकता है। तो करे क्या? मैंने पढ़ा था कि सुना था। हाँ मुझे एक जन ने बताया, हाँ वो कपास का व्यापारी था, उसने नहीं बताया था मुझे। वो कॉटन का डील करते थे, वो रहते ना व्यापारी। हाँ। चलो बात करते हैं बीटी कॉटन। तो पहले मैं आपको बताऊं, ये नाम टिक कर ले बेटा, आईएमपी है ये। सर ये जो बीटी कॉटन है ये कौन कौन से इंसेक्ट को मार सकता है? तो सबसे पहले ये मारेगा
लेपिडोप्टेरन को। उसके बाद में क्या नाम है उसका? कोलेप्टेरंस। तीसरा कौन है? डायप्टेरंस। इसको पहले टिक कर आईएमपी कर, तो ये पीवाई इसमें आता है, मैच द पेयर में। ये मैच द पेयर में आता है बेटा। इसको आईएमपी करो कि बीटी कॉटन जो है या बीटी पौधा है, इनको मार सकता है। मतलब बीटी कॉटन हर एक को नहीं मारेगा, कुछ स्पेसिफिक इंसेक्ट है उसी को मारेगा, वो हर एक को नहीं मार सकता, स्पेसिफिक को ही मारेगा वो। ठीक है, ये मैच द पेयर में आएगा, याद रखना। किनके यहाँ कपास की खेती होती है? आप में से तुम्हारे यहाँ कपास की खेती होती है? ये कौन है? हाँ, ये है बोलवॉर्म, है ना। ये कीड़ा है, ये कपास का जो बर्ड होता है वो खा लेता है उसके अंदर जाके उसको। बाकी के यहाँ कपास खेती नहीं होती? नहीं होती? ये सिर्फ सोयाबीन ही है? ओके। कौन सी खेती होती है? कपास। फिर बोलो ना। तुम्हारे यहाँ भरतवाड़ा में तो अच्छी खेती है उधर, और इधर दरियापुर में सिर्फ चलता है चना। ओके। एक चीज याद रखना, वो जो बीटी नाम का बैक्टीरिया है, उसने जो जहर बनाया है, वो एक्चुअल में कौन सा प्रोटीन है? वो टिक कर बेटा। उसने जो जहर बनाया है, वो जहर कौन सा प्रोटीन है? हाँ। एक ये है कि वो जो जहर है वो कौन सा प्रोटीन है, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म टॉक्सिन होता है। क्रिस्टलाइन फॉर्म टॉक्सिन होता है, याद रखना। ओके। अब ये लाइन बहुत आईएमपी है, मैं बताना चाहूंगा होता क्या है असल में। ये लाइन आईएमपी है बेटा। चलो सुनो, होता क्या है सुनो। सर होता क्या है, सुन मेरी बात। जैसे कि ये बीटी बैक्टीरिया है, उसने वो जहर बनाया है, बीटी टॉक्सिन। ये टॉक्सिन फिलहाल फिलहाल टॉक्सिन नहीं है, ये इंसेक्ट में जाके टॉक्सिन बनता है, इंसेक्ट में जाके जहरीला बनता है। ओके, तो इसको इंसेक्ट ने खाया सर। बेटा ये इंसेक्ट है, मेरी बात समझना, ये इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट है। इंसेक्ट के अंदर कौन चला गया? टॉक्सिन। टॉक्सिन जब इनएक्टिव रहता है ना, उसको टॉक्सॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब वो इनएक्टिव फॉर्म में है, फिलहाल वो इनएक्टिव फॉर्म में है। लेकिन जैसे वो टॉक्सॉइड जो रहता है इंसेक्ट में गया, स्पेशली उसके गट वाले एरिया में गया। कहाँ गया? गट वाले एरिया में गया। गट वाले एरिया में कौन से हालात रहते हैं, कौन सा पीएच रहता है? अल्कलाइन। कौन सा पीएच? जिस अल्कलाइन पीएच की वजह से वो टॉक्सॉइड क्या है? टॉक्सिन बन जाता है। क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? टॉक्सिन बन जाता है। और ये जो टॉक्सिन होता है, ये टॉक्सिन सीधा इस इंसेक्ट का जो गट वाले सेल है, तुझे पता है गट में रहता है एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा टिश्यू? हाँ, जो गट में तो टॉक्सिन जो होता है, ये उसका जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसको पोरस बनाता है, उसमें छेद कर देता है। पोरोसिटी यहाँ पे हो जाता है बेटा। देख ले, टॉक्सिन ने क्या किया, इसके एपिथेलियल टिश्यू को डैमेज कर दिया। इसका एपिथेलियल टिश्यू इतना डैमेज हो जाता है कि पूरे एपिथेलियल टिश्यू में छेद हो जाते हैं, पोरोसिटी बढ़ जाती है। जब कोई इंटेस्टाइन में छेद हो जाएगी ना, तो वहां पे सारा जो खेल है गड़बड़ा सा जाता है, चाहे वो ऑस्मोसिस की बात करें या फिर वहाँ डिफ्यूजन की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें। हाँ। हाँ, तो वहां पे हुआ सेल लाइसिस। क्या हुआ? पता है सेल लाइसिस क्या होता है? सेल लाइसिस नहीं सुना?
सेल श्रिंक हो जाता है। क्या हो जाता है? पहले थोड़ा स्वेल हो जाता है, बाद में श्रिंक हो जाता है, उसकी वजह से इस इंसेक्ट की मौत हो जाती है। इसकी क्या हो जाती है? मौत। पोरोसिटी की वजह से उसके पेट में छेद हो गए बेटा, इस टॉक्सिन ने किए, तो इंसेक्ट क्या हुआ? किल हुआ। यहाँ पे इंसेक्ट की मौत हो जाती है। समझा मैंने क्या बोला? रिपीट करो। ये जहर किसके अंदर गया? इंसेक्ट में गया। वहां का कहाँ गया? गट में गया। गट में गया। गट में जाके कौन से हालात में वो टॉक्सिन बन गया? अल्कलाइन टॉक्सिन बना। टॉक्सिन ने कहाँ पे होल्स किए? उसके एपिथेलियल टिश्यू में होल्स किए। तुझे पता है स्पेशली इंटेस्टाइन में कौन सा एपिथेलियल रहता है? क्यूबोइडल की कॉलमनर। नाम सुने? क्यूबोइडल कॉलमनर। इंटेस्टाइन में कौन है? क्यूबोइडल की कॉलमनर। क्यूबोइडल की कॉलमनर। ब्रश बॉर्डर कॉलमनर। पता है माइक्रोविला है? पता है माइक्रोविला है? नाम सुना है? ब्रश बॉर्डर। हाँ हाँ सर, ये बात समझ में आ गई सर। उससे अबे वो इतना एग्जाम में नहीं आता बेटा, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ, इतना एग्जाम में नहीं आता, वो उस चैप्टर में आता है सब कुछ, टिश्यू वाले। बस इतना याद रख। हाँ सर समझ में आया, वो लिखा है इधर सब कुछ। लिखना हो तो लिखो, जल्दी मैं आगे बढ़ता हूँ। फिलहाल ये टॉक्साइड जो है वो इनसोल्यूबल है, लेकिन जैसे वो टॉक्सिन बनता है कि ये सोल्यूबल बनता है, सोल्यूबल, ये क्रिस्टल जो है वो सोल्यूबल बन जाता है। सोल्यूबल का मतलब वो एक्टिव हो जाता है। हो गया? हो गया लिखना? हाँ ठीक है सर। पीएच अल्कलाइन हो गया सर उसका। द एक्टिवेट टॉक्सिन बाइंड टू द सरफेस ऑफ मिड गट। मिड गट याद रखना बेटा, कौन सा गट? ना फोर गट ना हाइंड गट, ना फोर गट ना हाइंड गट, कौन सा गट? उस गट का नाम है मिड गट, याद रखना। द एक्टिवेट टॉक्सिन बाइंड टू सरफेस ऑफ मिड गट एपिथेलियल सेल एंड क्रिएट द पोर्स टू कॉज द सेल स्वेलिंग। पहले सेल फूलता है, बाद में वो श्रिंक होता है। लाइसिस का मतलब फटना, ऐसे फट जाता है गुब्बारे की तरह, तो बाद में श्रिंक हो गया वो। तो ये याद रखो, पहले क्या हुआ? सेल स्वेल, देन लाइसिस। लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन। व्हाट इज लाइसिस? ब्रेक डाउन। और उससे इंसेक्ट की मौत हो जाती है सर। ओके ये सबसे आईएमपी है सर। ये क्या है बेटा? वो कौन कौन से जीन थे जिसने बनाया था टॉक्सिन को? बैक्टीरिया के अंदर कौन कौन से जीन है? ये जो बैक्टीरिया है ना, ये बीटी नाम का बैक्टीरिया है, उसके अंदर कौन कौन से जीन है? इसके अंदर कौन कौन से जीन है जो बनाता है इस जहर को? तो जीन के नाम लिखे हैं बेटा, टिक कर ले एक बार। तो सबसे पहले उन्होंने बोला है जीन क्राई1 AC। कौन सा जीन है? क्राई1 AC। उसके बाद और भी कुछ जीन है, जैसे कि जीन क्राई1 AC, नेम क्राई, जीन क्राई1 AC को नाम दिया है क्राई। उसके अलावा सर और कोई एग्जाम्पल है क्या? हाँ है ना,
जैसे कि उन्होंने बोला है जीन क्राइवन एसी और जीन क्राइटू ए बी। चलो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इतना याद रख। कौन सा जीन है, दूसरा कौन सा है? ये दो जीन्स किसके खिलाफ लड़ते हैं जंग? समझा मैंने क्या बोला? कौन से जीन बोलवर्म खिलाफ लड़ते हैं? हाँ। दूसरा दूसरा कौन सा जीन है? ये किसके खिलाफ काम करता है? कॉर्न बोरर का मतलब है जो कॉर्न को अंदर से बोर करके खराब करता है, कीड़ा रहता है ये, जो कॉर्न के अंदर जाता है उसको खराब करता है, अंदर से खोखला करता है उसको, पूरा एम्प्टी खा जाता है वो अंदर से उसको। या आईएमपी करो, इसके ऊपर 2 या 3 बार पीवाईक्यू आ गए, और अपने भी एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आते ही हैं। चलो लर्न करो अभी के अभी। कौन से जीन है बैक्टीरिया में, किसके खिलाफ लड़ रहे हैं वो जंग? हो गया लर्न? बोलो मैं। एक बार रिपीट कर, कंफ्यूज ना हो। जीन क्राइवन एसी। हाँ हाँ। अब सही है, इसके पहले थोड़ा गड़बड़ा के सही है। ओके सर, ठीक है। क्या बारिश से कपास खराब हो सकता है? जिनके यहाँ खेती है उनको पता होगा। बेमौसम बारिश से कपास खराब हो सकता है कि नहीं होता? होता है। ओके बेटा, वो कॉन्सेप्ट हो गया, वो कॉन्सेप्ट हो चुका है। उसको जगह दे बैठने, उसकी खुद की एक मजबूरी है, उसके पास गाड़ी नहीं है। तुम एक काम करो ना रे, तुम एक काम करो ना, तुम बॉयज एक काम करो, पैराडाइज, जामिल कॉलोनी, इतवारा, तुम एक ऑटो करो। चलेगा क्या? सिटी बस लगाओ एक। तुम किसी के साथ आते क्यों नहीं हो? हाँ, वो तो अकेले ही आता है ना, तो अकेला आता ना, फिर बिलाल नहीं, बिलाल फैजल के साथ आता है। हाँ। नेक्स्ट सुनो, हो गया बेटी कॉटन? हो गया? वो आईएमपी करो उस टॉपिक को। सर नेक्स्ट है पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट, ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए का केस है, इसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है, ये हम बाद में बात करेंगे इसकी। चलो नेक्स्ट टॉपिक ओपन करो, मेडिसिन। मेडिसिन की बात ओपन करो। मेडिसिन,
यही टॉपिक है ना। वो बीटी के बाद कौन था, वो डबल स्टैंड आरएनए था, वो नेमेटोड वाला केस था, वो हमें बाद में स्किप किया हमने, बाद में पढ़ेंगे। अब टॉपिक है मेडिसिन। बेटा यहाँ पे एक ही चीज याद रखना, मेडिसिन जब आता है ना तो इंसुलिन के नाम आता है। कौन सा नाम? इंसुलिन। जब मेडिसिन की बात आएगी तो वहां पे इंसुलिन का नाम आएगा। बता ये ड्रग्स का मीनिंग क्या है? व्हाट इज थेरापॉटिक ड्रग्स? ऐसे ड्रग जो डॉक्टर लिखते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट। बराबर है? हाँ। वो थेरापॉटिक ड्रग्स है क्या? कौन से सर? मॉर्फिन, हेरोइन, चरस, गांजा, भांग, वो है क्या? कोई लिखा है डॉक्टर ऐसे? नहीं ना। वो अलग ड्रग्स है बेटा, वो इलीगल ड्रग्स में आते हैं। वो कौन से चैप्टर में है वो ड्रग्स? ह्यूमन हेल्थ डिसीज में है। ओके। आज आज मार्केट में जितने भी ड्रग्स है वो बायोटेक से आ रहे हैं, इसलिए उनका नाम है रिकॉम्बिनेंट थेरापॉटिक ड्रग्स। कौन से ड्रग्स है वो? लगभग वो रिकॉम्बिनेंट थेरापॉटिक ड्रग्स, मतलब बायोटेक की वजह से आ रहे हैं। याद रखना इस ड्रग्स को। ओके। सो पहले ये देख लेते हैं। पहले जमाने में पता है क्या होता था? इसकी ये क्या कह रहा है सर? ये कह रहा है कि जैसे एग्जाम्पल, इंसुलिन का एग्जाम्पल लेते हैं। 1980 के पहले, 19 इंसुलिन हम लेते थे बाकी एनिमल से, जैसे हॉर्स से, डॉग से, पिग से, कैटल से हम इंसुलिन निकालते थे और इंजेक्ट करते थे। मतलब नॉन ह्यूमन सोर्स से हम क्या निकालते थे? इंसुलिन, और इंसान में इंजेक्ट करते थे। उससे हमें क्या होती थी? एलर्जी। क्या होती थी? होती थी। 1980 के बाद फिर कंडीशन चेंज हो गई, इंसुलिन आना शुरू हुआ बायोटेक से, और वो इंसुलिन इंसान से ही बनता है, इंसान के लिए बनता है। आज जो मार्केट में इंसुलिन है वो इंसान के डीएनए से ही बनाया हुआ है, और इसीलिए उसका नाम है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। क्या नाम है उसका? हाँ। तो पहले हम डिपेंड थे बाकी एनिमल पे, अब नहीं है। अब हम कुछ भी बना सकते हैं। इवन तो हम हमारे डीएनए से यूज करके ग्रोथ हार्मोन बना सकते हैं। आप ग्रोथ हार्मोन्स के कोई इंजेक्शन लेता है, मार्केट में हार्मोन्स भी अवेलेबल है। वो इंसुलिन के अलावा जितने भी हार्मोन शरीर में है, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, या कोई भी हार्मोन या कोई भी एंजाइम, वो मार्केट में अवेलेबल है वाया जीन्स। ये लाइन टिक कर। प्रेजेंटली कितने रिकॉम्बिनेंट थेरापॉटिक्स ड्रग्स है पूरे मार्केट में? वर्ल्ड में 30, उसमें 12 की 12 कहाँ है? इंडिया में। ये लाइन टिक कर बेटा। 30 रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन पूरे वर्ल्ड में है, उसमें 12 इंडिया मार्केट में है। इंडियन मार्केट में 12 ड्रग्स है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तुमने एक सर्वे किया क्या? मुझे कारण बताओ पहले, डायबिटीज क्यों होता है? इंसुलिन तो कारण है, इसके अलावा कोई कारण है और? अलग अलग कारण बताओ। डायबिटीज क्यों 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 होता है? ये डायबिटीज इंसिपिडस है कि मेलिटस है ना? मेलिटस। बोलो क्यों होता है? पैंक्रियाज इंसुलिन कम बनाता है तब। पैंक्रियाज में एक सेल था बीटा सेल, पैंक्रियाज में आइलेट्स ऑफ लैंगरंस, उसके अंदर बीटा सेल, वो बनाता है इंसुलिन कम। तो वो जो डायबिटीज आपने बोला है वो है, डायबिटीज का प्रकार है वो, उसका नाम है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। जो आपने बोला ना अभी, वो है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। हम्म। कुछ डायबिटीज ऐसे होते हैं अपने अंदर, इंसुलिन तो होता है अपने अंदर, इंसुलिन तो होता ही है, लेकिन इंसुलिन होने के बावजूद भी डायबिटीज होता है, क्योंकि इंसुलिन के रिसेप्टर गायब हो जाते हैं। तुझे पता है अपने सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर लगे रहते हैं, पता है ना?
इंसुलिन का क्या रहता है अपने सेल के ऊपर? रिसेप्टर। वो रिसेप्टर कभी खराब हो जाता है तो होता है डायबिटीज। तो वो इंसुलिन इंडिपेंडेंट होता है डायबिटीज। डायबिटीज अकॉर्डिंग टू एज, आज पता है क्या, कोई गारंटी नहीं है, आपके एज में भी हो सकता है डायबिटीज। मेरा एक स्टूडेंट है अभी, वो 12th में, उसको डायबिटीज है। आपके एज में डायबिटीज हो सकता है, लेकिन बहुत कम केस में देखा गया। मोस्टली केस 40 के ऊपर चली जाती है। उसके बहुत सारे कारण हैं। उसका स्ट्रेस भी एक कारण है, क्योंकि स्ट्रेस से क्या होता है, स्ट्रेस से तुम्हारा एड्रेनल ग्लैंड एक्टिव होता है, उससे वो इमरजेंसी हार्मोन ज़्यादा बनते हैं। ये एड्रेनल ग्लैंड में तूने अलग अलग हार्मोन के नाम सुने, कॉर्टिसोल नाम तूने सुना है? कौन सा? जो हमेशा ग्लूकोज बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? मतलब स्ट्रेस की वजह से तुम्हारे खून में हमेशा ग्लूकोज की लेवल बढ़ी रहती है, शुगर लेवल बढ़ जाती है। शुगर माने ग्लूकोज। तो स्ट्रेस से ग्लूकोज डायरेक्ट बढ़ेगा, ये पहला कारण है। दूसरा, ब्लड प्रेशर एक हो सकता है। हाँ, ओबेसिटी हो सकता है, क्योंकि ओबेसिटी में भी इंसुलिन की मात्रा बहुत लगती है। जो लोग हद से ज़्यादा मीठा खाते हैं, हद से ज़्यादा, नाश्ते में मीठा, लंच में मीठा, दोपहर में मीठा, डिनर में मीठा, मीठे बिना जिंदगी नहीं उसकी। अब मीठे के अलग अलग तरीके हैं, चाहे वो केक खाया हो, वो चॉकलेट खाया हो, या 10-12 कप चाय पी हो शक्कर वाली, तो हो सकता है। मीठा खाने से इंसुलिन डायरेक्टली हाइक होता है। यस, तुमको पता है मीठा खाने से डायरेक्टली इंसुलिन क्या होता है, एकदम से हाइक होता है। शक्कर बढ़ जाती है ना, तो एकदम इंसुलिन पे असर होता है, एकदम इंसुलिन हाइक होता है। तुमने एक बात ऑब्जर्व किया, जितने नॉर्थ इंडिया में डायबिटोलॉजिस्ट नहीं है, उतने साउथ में ज़्यादा है। साउथ में डायबिटीज़ के बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। उसका एकमेव कारण है चावल। क्या कारण है? जितना गेहूं से आपका इंडेक्स, एक इंडेक्स रहता है शुगर बढ़ाने का, तो गेहूं से जितना इंडेक्स नहीं बढ़ता उतना चावल से बढ़ता है। चावल में रहता है सिंपल शुगर। कौन सी शुगर? तुम देखना, चावल खाने के बाद तुम्हें अलग से एकदम से एनर्जी आ जाती है, और बाद में और भूख लग जाती है। रोटी से इतना नहीं होता। तो नॉर्थ इंडिया में तो देखना डायबिटीज के पेशेंट कम है, साउथ में ज्यादा है, क्योंकि वो लोग रोटी खाते ही नहीं है। नाश्ते में इडली, हाँ, लंच में जो भी है बिरयानी वगैरह जो भी है वो, या लंच में उनके जो भी मेनू है वो सब चावल के साथ ही होते हैं, है ना? हाँ। तो तूने एक रेशो ऑब्जर्व करना, साउथ इंडिया में क्यों डायबिटोलॉजिस्ट ज्यादा है, ऑब्जर्व करना तू, यही कारण है एक में। क्योंकि चावल से तुम्हारे शरीर में जल्दी हाइक होता है इंसुलिन। उसमें से पता है प्रोसेस कौन सा चावल जो ज्यादा प्रोसेस वाला होता है, जो बहुत चमकता है, सफेद वाला, ऐसे होता है। मैं जस्ट एक एक डाइट के हिसाब से बता रहा हूँ, इंसुलिन के ये भी कारण है, क्योंकि रिपोर्ट आया है इंडिया का, तो साउथ इंडिया में ज्यादा पेशेंट है डायबिटीज के। वहाँ के लोगों में ओबेसिटी भी ज्यादा होती है, तूने देखा होगा चीज, ओबेसिटी बहुत ज्यादा होती है उनमें। हाँ, एक्सरसाइज कम करने से भी डायबिटीज होने के चांसेस है, एक्सरसाइज कम करने से। हाँ, होता है। तो ऐसे कुछ कारण है डायबिटीज के। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, जवाब देना। इज इट इनहेरिटेंस, मतलब इज इट हेरिडिटी डिसऑर्डर? तुम्हारे खानदान में बीमारी है, क्या तुमको हो जाएगी? वही तो क्वेश्चन है, पता करना एक बार, हाँ या ना बोलना। क्या कैंसर हेरिडिटी में आता? मैं कुछ बीमारी का नाम लूँ, कैंसर हेरिडिटी में आता? ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर नहीं आता। ठीक है, शुगर, इज इट हेरिडिटी है? नहीं है। मुझे कल इसका एक्सप्लेनेशन देना, अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, ये जो है डायबिटीज,
क्या ये अपने फैमिली में आ जाती है और ट्रांसफर होती है क्या? हाँ, मीन्स कौन सा, इंडिपेंडेंट की डिपेंडेंट? ठीक है ना, एक बार सर्वे करो ना, कल मुझे बताओ क्लियरली आंसर इसका। पहले आप इंसुलिन का डायग्राम देखो, इंसुलिन की पहले डायग्राम देखो, इंसुलिन कौन है, कैसा है। बेटा सुन लो मेरी बात, इंसुलिन जो होता है उसमें तीन चेन होती है, इसके डायग्राम में तीन चेन होती है प्रो इंसुलिन में, इसमें होती है तीन चेन प्रो इंसुलिन में। ए चेन, ग्रीन में बी चेन, और ये बीच में ब्लैक का दिख रहा है वो सी चेन। तीन चेन है इसमें। ब्लू में कौन है, ए चेन, ग्रीन में कौन है, बी चेन, और बीच में कौन है, सी चेन। कितनी चेन है, तीन चेन होने से, तीन चेन होने से इसका जो स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन है वो प्रॉपर नहीं होता, वो इनएक्टिव रहता है, मतलब ये फंक्शनल नहीं है। इसके स्ट्रक्चर की वजह से ये फंक्शनल नहीं है, क्योंकि ये प्रोटीन है, प्रोटीन का अपना खुद का स्ट्रक्चर होता है। हाँ, इसका खुद का स्ट्रक्चर नहीं है तो ये जो है इम्परफेक्ट है। उसके बाद क्या करेगा, प्रो इंसुलिन का जो होता है ना, इसमें से एक चेन हटा दे। बेटा तूने कौन चेन हटा दी, हटा दी, सिर्फ दो चेन बची, एक ए चेन और ए चेन, और समझ में आया। ए जो चेन है इसमें 21 अमाइनो एसिड है, कितने हैं, और बी में रहते हैं 30, बी में, इसमें मैंने उल्टा बोल दिया क्या, नहीं उसको ए चेन बोलना चाहिए था, छोटी चेन ए चेन रहती है, तो छोटी चेन रहती है वो कौन सी चेन रहती है, ए चेन, और ये बी चेन, बड़ी सी बी चेन। उधर तो उल्टा कर दे, इधर छोटी चेन ए चेन रहती है, बड़ी चेन बी चेन रहती है, इतना याद रखो। ए में कितने अमीनो एसिड और बी में, तब जाके इनमें तुझे पता है दो चेन के बीच में कौन से बॉन्ड रहते हैं, और ये फंक्शनल इंसुलिन है। ये कौन सा इंसुलिन है, फंक्शनल। देख, ये ब्लू कलर की चेन कौन सी है, ए चेन, ब्लू में कौन सी चेन, कितने अमीनो एसिड, 21। ग्रीन चेन कौन सी है, बी चेन, कितना अमीनो एसिड, 30। कुल मिला कितने हो गए, 51। और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड रहता, डाइसल्फाइड बॉन्ड रहता। ओके, चलो अब क्या बता रहे हैं वो देखो। उनका यही बोलना है कि 1980 के पहले इंसुलिन का कोई खबर नहीं था, कोई प्रोडक्शन नहीं था, मार्केट में इंसुलिन नहीं अवेलेबल था जो इंसान से बनाया गया। हाँ, एनिमल से इंसुलिन निकालते थे, डायरेक्ट इंसान में इंजेक्ट करते थे, उससे हमारे अंदर बहुत सारी समस्याएं थी, इनका ये कहना है। हाँ, कौन कौन से एनिमल है बेटा याद रखना, उसमें पैंक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड कैटल्स, जो काटे हुए कैटल्स है ना वो, उसके बाद में पिग्स, इनसे हमने इंसुलिन निकाला है। इंसुलिन का पहला प्रकार कौन सा रहता, हाँ प्रो इंसुलिन, उनमें से क्या हटा दे तू, सी चेन, बचेगी दो चेन, छोटी वाली चेन ए चेन, बड़ी वाली चेन, उससे बनेगा डाइसल्फाइड बॉन्ड दोनों के बीच में, और ये फंक्शनल बन जाएगा, ये इंसुलिन काम करता है, ये इंसुलिन जो है वो काम करता है। मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा, इंसुलिन को हम मोस्टली इंजेक्टेबल है, ये इंसुलिन इंजेक्शन से लेते हैं अपन, इसका मेडिसिन है क्या, इसका एक कारण है। आप इसको ओरली क्यों नहीं ले सकते, इसका, हम इंसुलिन को खा क्यों नहीं सकते, ओरली मेडिसिन क्यों नहीं है, इसका एक प्रॉब्लम यह है कि अगर हमने ओरली उसको इंजेक्ट किया तो ये हमारे स्टमक में जाके इसकी बॉन्डिंग टूटने के चांसेस है। क्या टूटने के चांसेस है, तो इसका स्ट्रक्चर बिगड़ने के चांसेस है, तो ये काम नहीं करेगा बराबर, डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है इसलिए तुम्हारे खून के अंदर। 1983 में एक कंपनी आई थी, कंपनी का नाम लिखा है, उसने पहली बार
बायोटेक की हेल्प से बनाया था इंसुलिन, नाम खुद ही पढ़ लेना। तो नाम क्या है कंपनी का? एली लिली। कौन सा नाम है? कहाँ की कंपनी है? हाँ, इन्होंने पहली बार बायोटेक का यूज करके इंसुलिन बनाया था। आप घर में हेल्प करते हो इंसुलिन इंजेक्ट करने के लिए? आप घर में पेशेंट है क्या इंसुलिन के, डायबिटीज के? तो आप कभी हेल्प किए? हाँ, नहीं करना पड़ता फिर? ओके, हाँ, शुगर कंट्रोल का अलग तरीका है। ओके, अब मैं आपको एक चीज समझाऊंगा, ये एक्चुअल होता कैसे, ये बनता कैसे है। मेरी बात सुनना बेटा, मेरी बात सुना, ये बनता कैसे है। चल ध्यान दे इधर, ध्यान दे इधर। सो सर, ये ह्यूमन डीएनए है, ये ह्यूमन डीएनए है। इसमें से काम करना आप, इसमें दो जीन है, ये जीन है ये, और ये दूसरा जीन है। ये दो अलग अलग जीन है सर। ये जो जीन है ये ए चेन के लिए, बी चेन के लिए, दो अलग अलग जीन है बेटा। यहाँ पे ए चेन बी चेन के लिए अलग अलग जीन है। इसको तू सबसे पहले एक्सट्रैक्ट कर, ए जीन को बाहर निकाल और इधर बी जीन को बाहर निकाल। तूने सबसे पहले इन ए और बी जीन को बाहर निकाला। ए जीन आगे जाके ए चेन बनाएगा और ये बंदा बी चेन बनाएगा, इसके दो जीन है अपने अंदर। फिर फिर क्या करना है? कुछ नहीं, इसकी मुलाकात तो वेक्टर से करवा ले। वेक्टर, सेम केस यहाँ पर है बेटा, सेम केस यहाँ पर है। इसकी मुलाकात तो वेक्टर से करवा ले। हाँ हो गई सर मुलाकात। इससे बनेगा वहां पे आर डीएनए, पता है ना बेटा? क्या बनेगा? आर डी मतलब कौन? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इधर भी कौन बनेगा? लेकिन इस आर डीएनए में कौन सी चेन है, मतलब कौन सा जीन है? इसमें कौन सा जीन है? अब इसको तो इकोलाई के अंदर सबमिट कर। इकोलाई एक होस्ट है, यहां पर भी तू इसको इकोलाई के अंदर सबमिट कर। इकोलाई एक होस्ट है। पूरी कहानी समझ लेना। तूने आरडीएनए कहाँ फिलअप किया? इकोलाई के अंदर फिलअप किया आरडीएनए। पता है इकोलाई का नाम क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेंट है ये। कौन है ये? ट्रांसफॉर्मेंट। तूने कहाँ भेजा इसको पता है ना? होस्ट में भेज दिया। तुझे पता है ये, तुझे कंसेप्ट पता है ना आगे वाला? ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए तूने भेज दिया, ये इकोलाई है। अब इसको ग्रोथ करवा ले। ग्रोथ के लिए तो यूज करेगा और टंकी से बड़ा सा टैंक, बायो रिएक्टर। ग्रोथ करवाना है ना इसकी, तो क्या यूज करेगा? बायो रिएक्टर। उसके अंदर इसको भेजेगा, इसकी ग्रोथ होगी वहां पे। फिर ये बंदा वहां पे क्या बनाएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए वहां पे क्या बनाएगा बेटा? आरडी वहां पे क्या बनाएगा? ए चेन। क्या बनाएगा? और ये वाला बंदा ये क्या बनाएगा? बी चेन। मतलब इसने क्या बनाया? ए चेन। इसने क्या बनाया? फिर इस ए और बी चेन को एक्सट्रैक्ट कर ले, यहां से निकाल। तो बता यहाँ पे कौन सी चेन बन के रेडी है? यहाँ कौन सी चेन? दोनों तूने सेपरेट बनाई, तूने दोनों चेन। इसमें सी चेन का काम ही नहीं है, जरूरत ही नहीं सी चेन की। हाँ, सी चेन की जरूरत नहीं है, सी चेन अपने अंदर बनती है नेचुरली में। यहाँ तू डायरेक्टली बायोटेक का यूज कर रहा है। ए चेन बनी, बी चेन बनी। अब एक काम कर, एक टेस्ट ट्यूब ले। टेस्ट ट्यूब के अंदर ए चेन और बी चेन दोनों को भर दे। तूने टेस्ट ट्यूब के अंदर दोनों चेन ऐड कर दी, प्लस उसमें कुछ तूने सल्फर डाल दिया। क्या डाल दिया? सल्फर। क्या होगा? ऑब्वियसली ए चेन बी चेन। इस ए चेन बी चेन, बता ए चेन और बी चेन, इसके बीच में सल्फर तूने ऐड किया, इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा? डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड। समझ में आया तुझे? इस तरह तेरा इंसुलिन बन के रेडी है। तो इंसुलिन डायरेक्ट नहीं बनता, ऐसे बनता है। अलग अलग चेन बनानी पड़ती है, ए चेन बी चेन। ऐसे इंसुलिन बन के रेडी है बेटा। ये पहली बार प्रयोग किया था उस कंपनी ने, इली लिली। उन्होंने पहला प्रोडक्ट बनाया था इंसान के लिए, इंसुलिन। उसका नाम रखा था उन्होंने ह्यूम्योलिन। ह्यूम्यूलिन, दैट इज ह्यूमन इंसुलिन। ये पहला कंपनी का प्रोडक्ट है ह्यूम्योलिन। ह्यूम्योलिन। ओके, समझाए क्या था?
क्लियर हुआ? हाँ या ना? क्लियर है? ओके। ये लिखने की जरूरत नहीं तुझे, बस समझ लेना कि अलग अलग चेन बनेगी। एक स्लाइड देख ले अभी एक। जैसे मैंने आपको अभी कहा था बीटी के बारे में, ऐसे अलग अलग वेजिटेबल्स रहते हैं। इसके नाम याद रखना कौन कौन से बीटी के एग्जाम्पल दिए हैं। तो ये रहता है बोलवर्म, ये खतरनाक रहती है ये बोलवर्म, ये कपासी को पूरा सड़ा देती है। ओके। देखो वहां पे क्या हो रहा है, सिंपल, इतना डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है। उस जहर का असर सीधा इंसेक्ट के मिड गट के सेल पे उगता है। यहाँ पोरोसिटी बढ़ जाती है उसकी, उसकी वजह से सेल जो है पहले स्वेल होता है, बाद में ब्लास्ट हो जाता है। पहले सेल स्वेलिंग देन लाइसिस। ओके। देख सकता है इसके मिडगट में ये जहर आ चुका है, ये ट्रायंगुलर। तूने जीन के नाम लर्न किए हैं, ये अलग है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तूने कौन सा होस्ट सिलेक्ट किया था ये जीन ऐड करने के लिए? इकोलाई। कौन सा होस्ट सिलेक्ट किया था? इकोलाई ना? तो इकोलाई क्या बनाता है, उस ए चेन बी चेन को बनाता है, याद रखना। ओके। बाकी हम कल बात करेंगे, ये नया टॉपिक है जीन थेरेपी।